इकोनॉमिक सिस्टम और डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम कौन कौन से हैं, इस वीडियो में आपको मैंने ये तमाम चीजें बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं जी। इकोनॉमिक सिस्टम किसे कहते हैं? कोई भी पीस ऑफ लैंड जहां पे लोग आबाद हैं, उनके कुछ बुनियादी मसाइल हैं। वो बुनियादी मसाइल क्या है? क्या पैदा किया जाए, किस जगह पे पैदा किया जाए, किस टेक्निक से पैदा किया जाए, किन लोगों के लिए पैदा किया जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाई टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये व्हेन टू प्रोड्यूस, ये तमाम बेसिक प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए एक सिस्टम डेवलप किया जाता है। उस सिस्टम को कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। अब हर किसी का अपना अपना एक तरीकाकार है। कोई जिसको जो तरीका समझ आता है, जिसको जो बेहतर लगता है, उस हालात वाकयात में रहते हुए, उस दौर में रहते हुए वो सिस्टम एक डेवलप कर देता है। इसकी जनरल अगर मैं बात करूं तो इसकी तीन ही कैटेगरीज बनती हैं। एक है सोशलिज्म, दूसरा है कैपिटलिज्म और तीसरा है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। सबसे पहले अगर मैं आपको कैपिटलिज्म का बताऊं, जिसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, कैपिटल इकोनॉमी भी कहते हैं, उर्दू में से कहते हैं जी सरमायादाराना निज़ाम। तो ये सरमायादाराना निज़ाम क्या है? इसमें गवर्नमेंट फ्री इकोनॉमी होती है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। अगर रोल होता भी है तो वो बहुत लिमिटेड सा होता है। उसने मुल्क की बाउंड्रीज की हिफाजत करनी होती है ताकि कोई दुश्मन हमलावर ना हो। बाकी इसके जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, इसके रहने वाले हैं, उन तमाम लोगों को वो फुल आज़ादी होती है। गवर्नमेंट उनकी अपनी पर्सनल एक्टिविटीज में कोई इंटरफेयर नहीं करती। अब इस सिस्टम में रहने वाले लोगों का ये मानना है कि वाम खुद इतनी समझदार है कि वो अपने फैसले खुद कर सके। जो कंज्यूमर हैं उनको पता है कि उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो उन चीज़ों की डिमांड शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ प्रोड्यूसर देखते हैं, अच्छा मार्केट में किन किन चीज़ों की डिमांड आ रही है, वो उन चीज़ों को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो एक तरफ कंजम्पशन हो रही है, दूसरी तरफ प्रोडक्शन हो रही है। तमाम एक्टिविटीज़ इसी तरह से आपकी इकोनॉमी का पहिया चलता जा रहा है। ऐसे में गवर्नमेंट का क्या रोल है हमें समझ में नहीं आता, तो वो इसलिए गवर्नमेंट फ्री इकोनॉमी कहते हैं। अब इस सिस्टम के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ मेरिट हैं, कुछ डीमेरिट हैं। करेक्टरिस्टिक की अगर बात की जाए तो सबसे पहली खसूसियत इसकी, या प्रॉपर्टीज भी इसे कहते हैं, तो सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक है जी गवर्नमेंट फ्री इकोनॉमी। लेसिस फेयर इकोनॉमी भी इसे कहते हैं। गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कंपटीशन। जब काम करने की आज़ादी होगी, गवर्नमेंट लोगों को पता है कि गवर्नमेंट से परमिशन ही नहीं लेनी, ना उसको टैक्स देना है, तो काम करना आसान है। हर बंदा काम स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से कंपटीशन एक क्रिएट हो जाएगा। तीसरा इसका करेक्टरिस्टिक है इनविजिबल हैंड, छुपे हुए हाथ का निज़ाम। जितनी भी मुल्क की एक्टिविटीज है, वो आपके जितने भी सेक्टर्स हैं, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, इन्वेस्टर है, उन सब तमाम का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, प्राइस, कीमत किसको मुनासिब मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। कंज्यूमर देखेंगे कीमत कम कहां से मिल रही है, खरीदारी शुरू कर देंगे। प्रोड्यूसर देखेंगे कीमत ज्यादा कहां से मिलती है, किस चीजों में मिलती है, प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। इन्वेस्टर देखेंगे किस काम में पैसा ज्यादा मिलता है, वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो तमाम एक्टिविटीज के पीछे एक ही कॉमन एलिमेंट है, प्राइस। तो प्राइस एक इनविजिबल हैंड के तौर पे काम करती है। तो एक ये इसका करेक्टरिस्टिक बनता है। चौथा इसका बनता है लिविंग फ्रीडम। लोगों को आजादी है, अपनी मर्जी से वो जिंदगी गुजार सकते हैं, किसी किस्म की रोक टोक नहीं है। अब इसके अलावा कुछ आपको बुक से डिटेल में मिल जाएंगे, ये जनरल बातें मैंने आपको बता दी हैं। इसके मेरिट की अगर बात की जाए, इसके प्लस पॉइंट कौन कौन से हैं? एक तो कीमतें कंट्रोल रहती हैं, क्योंकि कंपटीशन होगा तो कीमतें कंट्रोल होंगी। दूसरी बात, प्रोडक्शन इसमें ज्यादा हो जाती है। हर शख्स को काम करने की आजादी है, तो वो दरादर प्रोडक्शन करेगा, जिसकी वजह से पैसे यहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं। तीसरी बात, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जब काम इतना ज्यादा हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो वो जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी लोगों के लिए ज्यादा होंगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे फिर ज्यादा हो जाती हैं। अब इसके डीमेरिट की अगर बात की जाए, तो डीमेरिट में सबसे पहला तो ये है कि ड्यूअल इकोनॉमी जनरेट हो जाती है। जिसके पास पैसा है वो तो काम स्टार्ट कर लेता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा बैठा रहता है। अमीर अमीर से अमीर तर होता जाता है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जाता है। तो सबसे पहला डीमेरिट इसका ये है। दूसरा डीमेरिट इसका ये है कि जात पात का असर वो फिर यहाँ पे ज्यादा होना शुरू हो जाता है। भट्ट साहब ने काम स्टार्ट कर लिया तो वो अपनी बरादरी के लोगों को वो नौकरियां देना शुरू कर देता है, वो नवाजना शुरू कर देता है। शेख साहब ने काम किया, वो कोशिश करेंगे कि अपने रिलेटिव्स को ही वो जॉब दें। तो इस तरह जात पात का सिस्टम यहाँ पे वो डेवलप हो जाता है, अरूज पे चला जाता है। तीसरा डीमेरिट इसका यह है कि पब्लिक वेलफेयर के काम कोई नहीं होते, रोड्स नहीं बनते, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी तरफ ध्यान कोई नहीं देता। और ये सरकारी दफातर, बिल्डिंगें, पब्लिक पार्क, सरकारी स्कूल, इमारत, यूनिवर्सिटियां, इस तरह के कोई काम नहीं होंगे, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट है। पब्लिक प्रॉपर्टी कोई भी नहीं होती, सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है यहाँ पे।
नेक्स्ट इसका डीमेरिट बनता है जी, आपकी प्रोडक्शन रुक जाती है, क्योंकि जब ड्यूअल इकोनॉमी है, चंद हाथों में चंद खानदानों में पैसा सर्कुलेट हो रहा है, तो ग्रोथ या डेवलपमेंट इतनी तेजी से तरक्की नहीं करती जितनी होनी चाहिए, तो तरक्की का अमल यहाँ पे जरा सुस्त हो जाता है। पांचवा इसका डीमेरिट है, दौलत की लालच पैदा हो जाती है। लोग कहते हैं कि पैसा कमाना है, जिस मर्जी वे से कमाएं हम, हलाल और आम का फर्क यहाँ पे फिर खत्म हो जाता है। तो ये इसके कुछ कॉमन डीमेरिट है, बाकी आप वो किताबों से आपको मिल जाएंगे, ये मैंने मेजर आपको एक आइडिया दे दिया है। इसके बाद दूसरे नंबर पे सोशलिज्म की बात की जाए, सोशल इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी भी इसे कहते हैं, उर्दू में से कहते हैं इश्तराकियत का निज़ाम। अब निज़ाम इश्तराकियत क्या है, ये बिल्कुल कैपिटल इकोनॉमी से ऑपोजिट बात है। वहां पे तो गवर्नमेंट का रोल कोई नहीं है, यहाँ पे तमाम तरह एक्टिविटीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में। एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही है, उस सेंट्रल अथॉरिटी को गवर्नमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है क्या पैदा करना है, किस वे से पैदा करना है, कितनी क्वांटिटी में पैदा करना है, कौन सी ऑडियंस को एंगेज करना है। तो यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म का सिस्टम फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि प्राइसेस उधर जो कैपिटल इकोनॉमी है वहां पे कीमतें डिसाइड होते हैं प्राइस मैकेनिज्म के फ्रेमवर्क की मदद से। प्राइस मैकेनिज्म क्या है, जहां पे सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाए, कीमतें वहां पे डिसाइड हो जाती हैं। प्राइस मैकेनिज्म का सिस्टम भी कहते हैं, कीमतों की मकानियत का निज़ाम भी कहते हैं। अब यहाँ पे कीमतों की मकानियत वो फेल हो जाती है, क्योंकि कीमतें क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ मेरिट हैं, कुछ डीमेरिट हैं। कॉमन करेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो ये कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, सारा कुछ कंट्रोल है यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी है, वन सेंट्रल अथॉरिटी है जिसे गवर्नमेंट कहते हैं, वही सारा कुछ कंट्रोल कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब होती हैं तमाम लोगों को, वो गवर्नमेंट एक ही नज़र से देखती है। यहाँ पे जात पात का सिस्टम वो इतना नहीं होता, वो हर किसी को फिर वो उसकी कैपेबिलिटी के मुताबिक, एबिलिटी के मुताबिक काम मिल जाता है। पब्लिक प्रॉपर्टी अगले इसकी खसूसियत है जी, पब्लिक प्रॉपर्टी आपको हर जगह पे पब्लिक प्रॉपर्टी नजर आएगी। पब्लिक वेलफेयर अगला पॉइंट है, वेलफेयर के काम आपको मिलेंगे, सरकारी दफातर बनेंगे और बिल्डिंगें वगैरह बनेंगी, इस तरह के काम होंगे। ये इसके कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसके मेरिट्स को अगर देखा जाए तो मेरिट्स में सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज इक्वल होंगी, हर किसी को काम मिलेगा उसकी सलाहियत के मुताबिक। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी। वहां के डीमेरिट में आप लिख सकते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, क्योंकि जब हर किसी को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम मिलेगा तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगी। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, यहाँ पे रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज किया जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर टेक्निक और मैनेजमेंट के साथ किया जा रहा है। वहां पे तो मैनेजमेंट इतनी कोई नहीं है, यहाँ पे एक यूनिट के तौर पे चल रहे हैं, तो ओवरऑल मुल्क को फायदा होता है। ग्रोथ यहाँ पे तेज होगी, डेवलपमेंट का प्रोसेस तेज होगा, नेशनल इनकम पैसा वो ज्यादा बनेगा मुल्क में। अब इसके डीमेरिट्स की अगर बात की जाए तो डीमेरिट्स में सबसे पहला तो ये है कि अगर एक ही दौरा है, आल इन आल वही है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, तो ऐन मुमकिन है वो अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करे। तो वो अपने रिसोर्सेज का नाजायज इस्तेमाल करेगी, जिसकी वजह से करप्शन होगी, रिश्वत होगी, और वो सिफारशियों को भी बढ़ती करेगी। तो जो इसका मकसद था वो फेल हो जाता है यहाँ पे आम तौर पे, क्योंकि यहाँ पे फिर सिफारशियों को नौकरियां मिलना शुरू हो जाती हैं, असर और रसूख वाले लोगों को नौकरियां मिलना शुरू हो जाती हैं, करप्शन का एक एलिमेंट आ जाता है, करप्शन। दूसरा मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो अथॉरिटी फिर मिस एलोकेट करेगी रिसोर्सेज को। इसके बाद आ जाता है जी स्लो ग्रोथ, स्लो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। आपका अगर करप्शन होगी, इस तरह की एक्टिविटीज होंगी, तो ग्रोथ का प्रोसेस वो स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म क्या होता है कि सरकारी दफातर के काम वो इतने स्लो हो जाते हैं, आए दिन उसको चक्कर इतने लगवाए जाते हैं, जिसका कोई काम होता है, आप फलानी बिल्डिंग पे चले जाएं, उधर चले जाएं, आप कमरा नंबर 36 पे चले जाएं, वो साहब छुट्टी पे होते हैं या वो भी ब्रेक पे गए हुए हैं। इतना स्लो प्रोसेस है, रिश्वत के बगैर काम ही नहीं होता, तो लोग तंग आ जाते हैं, काम करवाते नहीं है। तो ये एक रेड टैपिज्म का एलिमेंट यहाँ पे आ जाता है, रिश्वत का एलिमेंट आ जाता है कि आपने रिश्वत देनी है तो आपका काम होना है। इस तरह के ये इसके कुछ डीमेरिट है। तो ये हो गया दोनों का, आपको मैंने खुलासा बता दिया है, कैपिटलिज्म का भी सोशलिज्म का भी। आजकल की दुनिया में 100% कैपिटलिज्म किसी मुल्क में नहीं है, 100% सोशलिज्म किसी मुल्क में नहीं है। कुछ ममालिक हैं जो कैपिटलिज्म के करीब तर हैं,
जैसा कि यूएसए अमेरिका वो कैपिटलिज्म के करीब तर है, लेकिन 100% कैपिटलिज्म उधर भी नहीं है। कुछ ममालिक हैं जो 100% सोशलिज्म नहीं रखते लेकिन सोशलिज्म के करीब तर हैं, जैसा कि चाइना, वो सोशलिज्म के करीब तर है। ज्यादातर ममालिक में कौन सा सिस्टम राइज है? इसे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं या मॉडर्न कैपिटलिज्म कहते हैं, जदीद सरमायादाराना निज़ाम। वो क्या है जी? वो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का मिक्सचर है। इसमें कुछ इख्तियारात गवर्नमेंट के पास होते हैं और कुछ इख्तियारात की आज़ादी अवाम को होती है, तो ये दोनों का एक मिक्सचर है। इनके पैरेलल एक सिस्टम है जी इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, वो इन सभी से मुख्तलिफ है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का मेजर डिफरेंस ये है कि ये मैन मेड नहीं है, किसी इंसान का नहीं बनाया हुआ। इसके प्रिंसिपल्स और इसकी तमाम बातें अल्लाह ताला ने हमें कुरान करीम में अहकामात नाफिज करके नाजिल करके हमें बता दी हुई हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से चलना चाहिए। तो पहला फ़र्क ये है। दूसरा बेसिक फ़र्क इसका बाकियों की निस्बत ये है कि यहाँ पे ज़कात का एक रोल है, ज़कात को बड़ी अहमियत है। और ज़कात किन किन लोगों को देनी चाहिए, वो 8 मसारफ़ ज़कात हैं, वो भी डिटेल में कुरान करीम में बता दी है कि किन किन लोगों को लगती है, वो आपको पता ही होगे। ज़कात के बाद इसका जो मेजर तीसरा फ़र्क है वो हलाल और हराम का है। इस्लाम ने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हलाल पे रहना है, हराम पे नहीं रहना, और कमाने के ज़राए भी हलाल होने चाहिए, नाजायज़ नहीं होने चाहिए। तो बेसिक डिफरेंस ये आ गया इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का और दूसरे इकोनॉमिक सिस्टम का। हलाल और हराम का फ़र्क है, ज़कात है, और इसके अलावा उसको कमाने के ज़राए वो आपके होने चाहिए। इसके अगर करैक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, आपने हलाल चीज़ों की प्रोडक्शन करनी है, हलाल चीज़ों की कंजम्पशन करनी है, मजदूर को उसका हक वो प्रॉपर जितना उसका जायज़ मुआवजा बनता है वो देना चाहिए, उसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ज़कात देनी चाहिए और अमीरों से पैसा लेके गरीबों को देना चाहिए ताकि सर्कुलेशन में मनी आ सके और इकोनॉमी वो आपकी बूस्ट कर सके। आप इसका इन तीनों इकोनॉमिक सिस्टम का कंपैरिजन भी कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें आपने सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, इन तीनों को कंपेयर करके बताना होता है और रिजल्ट अपने लास्ट में कंक्लूजन देना होता है कि आपके ख्याल में बेटर इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा है। तो ये सारी बातें हैं जी। अभी भी अगर आपको किसी चीज़ में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है, थंबनेल पे लगा हुआ है, राब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन सेशन हमारे कंटिन्यू है, इकोनॉमिक्स के किसी भी लेवल की हो, खासकर मास्टर्स लेवल की हो, बैचलर्स लेवल की हो, ओए लेवल की हो, तो आप उसके लिए राब्ता कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों तक शेयर लाजमी कर दें ताकि बाकी लोगों का भला हो जाए। वैसे भी तालीम फैलाना ये सदका जारी है, इल्म हासिल आप जितने लोगों को मुस्तफीद करवा दें आपके खाते पे, इसका स्वाब जाता रहेगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।